नहीं नहीं नहीं, कर दो उसको, बंद कर दो, आवाज आएगी पॉलिथीन। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से जो है हमारा इंसुलेटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है क्लास में कर लेते हैं, ठीक है? तो जरा क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, the most commonly used material for insulator of a overhead line is। ओवरहेड लाइन में जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज किया जाता है इंसुलेटर में, वो कौन सा होता है? मैंने आपको कई सारे मटेरियल बताए थे, पोर्सिलीन बताया था, टफ एंड ग्लास बताया था, पॉलीमर बताया था, ठीक है? इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है? एक मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा हूं बेटा। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोर्सलीन। ऑप्शन नंबर बी, ग्लास। ऑप्शन नंबर सी, that is polymer, and option number D, that is none of these। तो आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल। आप देखेंगे ओवरहेड लाइन में जो आपको इंसुलेटर दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसुलेशन जनरली इंसुलेटर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? पोर्सलीन के बने होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो इंसुलेटर मटेरियल यूज किया जाता है वो किसका बना होता है? पोर्सलीन इज द मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज फॉर द इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? फॉर ए डीसी सिस्टम, the string efficiency is, डीसी सिस्टम के लिए स्ट्रिंग इफिशियंसी कितनी होती है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 75%, ऑप्शन नंबर सी 85%, and option number D, that is 100%. What is the correct answer?
डीसी के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होती है मैंने बताया है। आप देखेंगे डीसी के केस में कैपेसिटी इफेक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटी इफेक्ट 0 हो जाता है तो शंट कैपेसिटेंस आपका जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटर 0 मतलब इंपीडेंस इनफाइनाइट, ठीक है। और आपकी जो डिस्क होती है उसमें कैपेसिटी इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन मटेरियल होता है। मटेरियल क्या ऑफर करता है? हर एक डिस्क रेजिस्टेंस ऑफर करती है। अगर रेजिस्टेंस ऑफर करें तो हर एक डिस्क को आप रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि शंट कैपेसिटेंस नहीं है तो हर एक डिस्क से सेम करंट पास करेगा। सेम करंट पास करेगा तो हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। अगर वोल्टेज आपका हर एक डिस्क के क्रॉस सेम है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होने वाली है? 100%। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डीसी के लिए यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूनिफॉर्म, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी द 100% विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर suspension type of insulator are used for voltage beyond सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर किस वोल्टेज के बाद यूज किए जाते हैं? तो 33 केवीए तक तो पिन इंसुलेटर यूज किया जाता है। 33 केवीए से लेके 765 केवीए तक सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 400 किलो वोल्ट के बाद, बियॉन्ड बोला है कि कितने वोल्टेज लेवल के बाद आपका सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज है। तो 33 केवीए के बाद सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर की कॉस्टिंग कम होती है, तो दे आर यूज्ड आफ्टर द 33 केवीए, ठीक है। एक मिनट, बियॉन्ड, बियॉन्ड ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 400 किलो वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 11 किलो वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी 33 किलो वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी 800 वोल्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 33 केवीए के बाद आप सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the potential across the various disk the potential across the various disks of suspension type string is different due to, आपका बोल रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस द वेरियस डिस्क ऑफ द सस्पेंशन टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सस्पेंशन टाइप की स्ट्रिंग में आपकी कई सारी डिस्क होती है और कई सारी डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? दैट इज डिफरेंट होता है। किसकी वजह से? तो सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर में डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर में पिन और टावर के बीच में, फिर पिन और अर्थ के बीच में शंट कैपेसिटेंस होता है, जिसकी वजह से
पिन और टावर में आपका क्या होता है, एयर के थ्रू करंट लीक कर जाता है, जिसकी वजह से हर एक डिश से अलग अलग करंट फ्लो करता है। अगर अलग अलग करंट फ्लो करे तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ड्यू टू द शंट कैपेसिटिव इफेक्ट द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच डिस्क विल बी डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, सेल्फ कैपेसिटेंस की वजह से, सेल्फ कैपेसिटेंस की वजह से। दूसरा है शंट कैपेसिटेंस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए नन। तो करेक्ट आंसर है कि सस्पेंशन टाइप ऑफ स्ट्रिंग इंसुलेटर में पोटेंशियल आपकी वेरियस डिस्क के क्रॉस अलग अलग होता है। किसकी वजह से, शंट कैपेसिटेंस की वजह से, शंट कैपेसिटेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in a 33 kV in a 33 kV ओवरहेड लाइन, एक 33 केवी की ओवरहेड लाइन है। तो 33 केवी की ओवरहेड लाइन है, तो आपका ये कौन सा वोल्टेज जब तक नहीं दिया होगा, लाइन वोल्टेज ही होगा, लाइन वोल्टेज। देयर आर 3 units in a string of insulator. The voltage across the string is, ऑप्शन नंबर ए 33 kVA डिवाइडेड बाई √3, ऑप्शन नंबर बी 18 kVA, 66 kVA, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो आप देखेंगे कि आपका लाइन वोल्टेज आपको दिया है 33 kVA, और स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। तो बेटा आपके स्ट्रिंग इंसुलेटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका फेज वोल्टेज होता है, और फेज वोल्टेज कितना होगा, दैट इज 33 kVA डिवाइडेड बाय √3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन द एबव क्वेश्चन in the above question, the voltage across the various disk are 5.52 kilovolt, 6.13 kilovolt and 7.4 kilovolt। ठीक है, आपका ऊपर जो है 3 यूनिट की सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर है, और बेटा डिस्को के क्रॉस वोल्टेज दिया। सबसे ज्यादा वोल्टेज आता है बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस, सबसे कम वोल्टेज आएगा टॉप मोस्ट के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा 5.52, और बेटा बॉटम मोस्ट के क्रॉस कितना आएगा, दैट इज 7.4। तो बीच वाले के क्रॉस कितना आएगा 6.13। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द वोल्टेज across the middle unit
middle unit is. Voltage across the middle unit is. Option number A 5.52 kilovolt, 6.13 kilovolt. Option number 3 7.4 kilovolt. एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए नन ऑफ दिस। तो आप देखेंगे 3 डिस्क है, सबसे ज्यादा वोल्टेज आएगा बॉटम मोस्ट डिस्क और सबसे कम वोल्टेज टॉप मोस्ट डिस्क। तो ये पहली डिस्क के क्रॉस आएगा, तीसरी तो बीच वाली डिस्क के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, दैट इज द 6.13 किलोवोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इन द अबव क्वेश्चन इन द अबव क्वेश्चन द स्ट्रिंग efficiency is ऑप्शन नंबर ए 85.8%, 75.4%, that is 81.2%, and that is 96.7%। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं सोल्यूशन के तौर पे। अगर मैं बोलना चाहूं स्ट्रिंग इफिशिएंसी 3 डिस्क है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी होगी फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क व्हिच इज नियर टू द कंडक्टर, परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग इफिशिएंसी। फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज था 33 केवीए की लाइन, तो फेज वोल्टेज हो जाएगा बेटा 33 केवीए डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 3। और बेटा आप देखेंगे बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज है, यहां पर देखो तीनों वोल्टेज दिए हैं बेटा, टॉप मोस्ट, मिडिल और या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है, ठीक है, कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और वो आएगा बेटा दैट इज 7.4 किलोवोल्ट इनटू क्या हो जाएगा 100। और जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो यहां से स्ट्रिंग इफिशिएंसी आ जाएगी 85.8%। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा तीनों डिस्क के क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में तीनों डिस्क के क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो फेज वोल्टेज भी आ जाएगा, या फिर 33 केवीए डिवाइडेड बाय √3 से निकालिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है in the above question the voltage across the top unit is, टॉप यूनिट के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। तो ऑप्शन बेटा आपको दिए हैं 6.13 किलोवोल्ट, 5.52 किलोवोल्ट, 7.4 किलोवोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे बेटा टॉप मोस्ट इसके क्रॉस सबसे कम वोल्टेज आता है, दैट इज 5.52 किलोवोल्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 0, that is 9th question. If the string efficiency is increased, if the string efficiency is increased,
the voltage across the disc nearest to the conductor, conductor. Option number A, increased, decreased, remain same. ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। बताएं बेटा, इसका आंसर जरा मुझे बताएं। अगर मेरी स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ेगी तो आपका जो है, जो डिस्क आपके कंडक्टर के सबसे नजदीक, मतलब बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा। मैं बता चुका हूं, स्ट्रिंग इफिशियंसी जब इंप्रूव कर रहे थे तो मैंने बताया था कि फॉर सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर आप स्ट्रिंग इफिशियंसी इंप्रूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस बॉटम मोस्ट डिस्क के अक्रॉस क्या होता है, कम होता है। कम होने का मतलब है कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम। जैसे मान लो 51 वोल्ट है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इफिशियंसी 100 से कम है मान लीजिए, तो पहले मान लीजिए 20 है, फिर आपका 17 है, फिर 14 है। लेकिन अगर बेटा स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% कर देंगे तो सबके क्रॉस बराबर वोल्टेज 17 वोल्ट है, तो बॉटम मोस्ट डिस्क क्रॉस वोल्टेज 20 से आपका 17 हो गया, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, if the string of suspension insulator, if the string of suspension insulator, या फिर if नहीं है, in है, in the string of suspension insulator, if the shunt capacitance decreases, the string efficiency will be option number A, decreases, option number B, increases, option number C, remain same, एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे अगर आप शंट कैपेसिटेंस को कम करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और के की वैल्यू कम होने से स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव या फिर इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रिंग इफिशियंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर आपने मेरी बातें बिल्कुल सही से सुनी है तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, next, in a string of suspension insulator, in a string of suspension insulator, the shunt capacitance can be decreased by using तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग इंसुलेटर में शंट कैपेसिटेंस आप घटा सकते हैं अगर आप लॉन्गर क्रॉस आर्म क्या करें, यूज करें। अब देखिए गार्ड वायर में हम जो है शंट कैपेसिटेंस को कुछ चेंज नहीं करते थे। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हम अलग अलग शेप की क्या करते थे, साइज की डिस्क यूज करते थे। और अगर आप जो है अपने लॉन्ग क्लास आर्म यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस। अगर क्लास आर्म की जो है लेंथ बढ़ जाएगी तो बेटा
क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ने का मतलब यह है कि शंट कैपेसिटेंस की प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, शंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और शंट कैपेसिटेंस कम होने से के की वैल्यू कम हो जाएगी, के की वैल्यू कम होने से स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पर केवल पूछ रहा है इन ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन द शंट कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीजेड बाय, शंट कैपेसिटेंस कैसे घटाया जा सकता है, तो लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करेंगे। इफ द क्रॉस आर्म longer cross arm will be used, shunt capacitance will be decreased, k value decrease, string efficiency will be improved। तो ऑप्शन दे रहा हूं, that is longer span यूज करके, longer span होता है दो टावर के बीच की डिस्टेंस, क्रॉस आर्म लॉन्गर क्रॉस आर्म, हेलो, इसको बोलते हैं ये टावर ये होता है स्पैन, और ये होता है क्रॉस आर्म, ये होता है क्रॉस आर्म। तो लंबे क्रॉस आर्म यूज करके हम लोग जो है शंट कैपेसिटेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस दोनों में समझिए। नाउ ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टर क्रॉस आर्म। ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गर क्रॉस आर्म, एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, शंट कैपेसिटेंस को हम कर सकते हैं लॉन्गर क्रॉस आर्म को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑर्डर टू improve string efficiency, by the method of capacitance grading, the maximum capacitance, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस एज ऑफ द डिस्क। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में सबसे जो है मैक्सिमम साइज की डिस्क लगाते थे बॉटम में, और सबसे छोटे साइज की डिस्क लगाते थे, या फिर जो साइज डिस्क अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे छोटा कैपेसिटेंस लगाते थे टॉप में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग के बीच में सबसे मैक्सिमम कैपेसिटेंस की डिस्क कहां लगाई जाती थी, बॉटम में लगाते थे। जिसका साइज बड़ा उसका कैपेसिटेंस बड़ा, C प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म। नियरेस्ट टू द क्रॉस आर्म मतलब टॉप मोस्ट डिस्क के बारे में बात। ऑप्शन नंबर सी, नियरेस्ट टू द conductor, and option number D, that is none। So what is the correct answer, in order to improve the string efficiency by the method of capacitance grading, the maximum capacitance of the disk is connected across the nearest to the conductor। कंडक्टर के पास सबसे ज्यादा साइज का, सबसे ज्यादा या फिर सबसे बड़ी डिस्क का, सबसे बड़ी डिस्क जिसका बेटा साइज बड़ा होगा उसका कैपेसिटेंस, मतलब सबसे मैक्सिमम कैपेसिटेंस की जो डिस्क होती है वो कंडक्टर के पास होती है, बॉटम मोस्ट डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन 33 kVA overhead
33 kVA overhead line. There are 3 units of string of insulator. If the string efficiency is 85.8%, the voltage across the disk nearest to the conductor, मतलब बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज आपको बताना कितना हो। ऑप्शन दे देता हूं, 11 kVA, 7.4 kV, 19.05 किलोवोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी 9.8 किलोवोल्ट। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं आप। देखिए ऊपर जो 3-4 क्वेश्चन थे एक ही उससे, उसमें ये क्वेश्चन था। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क व्हिच इज नीडर टू द कंडक्टर। V3 निकालना है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी दी है 85.8, लाइन वोल्टेज दिया, फेज वोल्टेज हो जाएगा √3 किलोवोल्ट डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू V3 निकालना है, इंटू क्या हो जाएगा 100। और यहां से जब आप V3 को बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.4 किलोवोल्ट। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास मैंने फार्मूला लिख रखा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। In the above question, if the string efficiency is 100%, the voltage across the disk nearer to the conductor, तो ऑप्शन दे देता हूं बेटा। वैसे तो क्लियर है कि जो फेज वोल्टेज होगा वो इक्वली आपका तीनों डिस्क के क्रॉस डिवाइड, तो फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। फिर आप इसको फॉर्मूले से निकालना है, टोटल स्ट्रिंग के क्रॉस फेज वोल्टेज आएगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है तो हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज होगा वी मान लीजिए, तो 3V इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट, दैट इज 3। या फिर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं 11 किलोवोल्ट, ऑप्शन नंबर बी √33 डिवाइडेड बाय √3, ऑप्शन नंबर सी 19.05 डिवाइडेड बाय 3 एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दीज। तो सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क व्हिच इज नियरर टू द कंडक्टर। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100 दी है, फेज वोल्टेज हो जाएगा बेटा लाइन वोल्टेज divided by √3. Now this is equal to 3 into V3 into 100. ये कट जाएगा 3 into V3 that is 33 kVA divided by √3. ठीक है। Now this is nothing but equal to, जब आप निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा
इसको हम लिख सकते हैं, और √3 से जब 33 kVA को डिवाइड तो 19.05 आएगा। तो 3 इंटू V3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 19.05 किलोवोल्ट। तो V3 की जो वैल्यू हो जाएगी 19.05 डिवाइडेड बाई 3 किलोवोल्ट। दिस इज द वोल्टेज। हर डिस्क के क्रॉस इतना ही वोल्टेज आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। फेज वोल्टेज आपका तीनों के तीनों डिस्क के क्रॉस बराबर जाएगा, 3V इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो आपका आंसर हो जाएगा फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई 3। फेज वोल्टेज आएगा √3 को √3 33 kVA को √3 से डिवाइड करें 19.05 आता है। क्वेश्चन नंबर 15, 100% string efficiency means, ऑप्शन नंबर ए सेल्फ कैपेसिटेंस इज 0, शंट कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम, सेल्फ कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम, या फिर आपका शंट कैपेसिटेंस इज 0। ये तो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% का मतलब है K की वैल्यू 0। दैट इंप्लाइज दैट K की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। K की वैल्यू अगर 0 है तो दैट इंप्लाइज दैट कि शंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 0, या फिर आपका सेल्फ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। अगर आपका स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% है दैट इंप्लाइज दैट कि आपका शंट कैपेसिटेंस क्या है 0, या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस इनफाइनाइट। तो शंट कैपेसिटेंस क्या है 0, सेल्फ कैपेसिटेंस 0 नहीं इनफाइनाइट होना। मिनिमम मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है, इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट कहीं नहीं लिखा है इनमें। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कि अगर स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% है मतलब शंट कैपेसिटेंस क्या है 0 है, तभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, in the string of suspension insulator, in the string of suspension insulator, the voltage across, the voltage across, ऑप्शन दे रहा हूं, the disc nearest to the क्रॉस आर्म इज मिनिमम। बिल्कुल सही है। जो डिस्क आपकी क्रॉस आर्म के पास होगी मतलब टॉप मोस्ट डिस्क, उसके क्रॉस वोल्टेज कैसा होगा मिनिमम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिडिल डिस्क एज मैक्सिमम, बिल्कुल गलत है। बॉटम मोस्ट डिस्क के क्रॉस मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर सी, डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर is minimum, and option number D, that is a none of these.
तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्ट्रिंग इन्सुलेटर में जो डिस्क आपकी क्या होती है, क्रॉस आर्म के पास होती है, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है बेटा? मिनिमम होता है। मिनिमम वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द टॉप मोस्ट डिस्क। ठीक है, टॉप मोस्ट डिस्क। तो यहाँ पर ही मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका इन्सुलेटर वाला टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है कल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ए कोरोना। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कोरोना। क्वेश्चन दिखा दे, क्वेश्चन नहीं लिख पाए हो? पहला क्वेश्चन दिखा दे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सातवें का करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट।
चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल जो है मैं आपका कोरोना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।